आखिर मेरा पति मुझे उस कमरे में क्यों नहीं जाने देता था, जबकि मेरी बहन को वो रोज़ उस कमरे में लेकर जाता था। मेरा शक की सुई अब चरम सीमा तक पहुंच चुकी थी कि आखिर उस कमरे में ऐसा क्या है। इस राज को जानने के लिए एक दिन मैंने उनका पीछा किया और फिर मैंने जो देखा उसके बाद तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता था, क्योंकि वहाँ तो मेरा नाम अनु है। मैं एक बड़े ख़ानदान में पैदा हुई थी। ज़मीन जायदाद होने की वजह से मुझे कभी भी किसी चीज़ के लिए तरसना ही नहीं पड़ा। अपने माँ बाप के हम दो बेटियाँ थीं। मेरी छोटी बहन रीमा काफ़ी गुस्से वाली थी, लेकिन मैं कभी भी गुस्सा नहीं करती थी। शांत स्वभाव होने की वजह से पूरे घर में मैं सबकी लाडली थी। मम्मी पापा की भी विश्वास मुझ पर रीमा से ज़्यादा था। आज मेरी 12वीं कक्षा का परिणाम आया था, जिसमें मैंने पूरे कक्षा में टॉप किया था। घर में सब लोग मुझे बधाइयाँ दे रहे थे। मम्मी भी रसोई घर से सुबह से मेरी पसंद की सारी चीज़ें बनाने में लगी हुई थी। पापा भी बाज़ार से मिठाई लेकर आए और आस पड़ोस में बंटवाए। पापा ने रीमा से कहा कि देख बेटा, तुम भी अपनी बड़ी बहन की तरह अच्छे से पढ़ाई करके हमारा नाम रोशन करना। रीमा कुछ भी ना बोली और वहाँ से उठकर चली गई। रीमा मुझसे एक कक्षा पीछे थी। मेरी स्कूलिंग हो चुकी थी। अब बात आई मुझे कॉलेज भेजने की। हमारे गांव के पास के शहर में जितने भी कॉलेज थे वो सभी अच्छे नहीं थे। पापा ने मुझे देहरादून भेजने की सोची, क्योंकि वहाँ अच्छा कॉलेज होने के साथ साथ लड़कियों का हॉस्टल भी था। कुछ दिन यूं ही निकले। उसके बाद मेरे देहरादून जाने का समय आ गया। पैकिंग होनी शुरू हो गई थी। मम्मी भी कुछ सूखा नाश्ता बनाने में लगी थी, जो मेरे साथ भेजने वाली थी। मैं रीमा का इंतज़ार करने लगी, क्योंकि वो स्कूल गई थी। मुझे उससे बात करनी थी। कुछ देर बाद रीमा आ गई। जब उसने चाय नाश्ता कर लिया और फ्रेश हो गई तो मैं उसके कमरे में गई। मैंने रीमा से कहा कि रीमा, तुम मेरी छोटी बहन हो और इस घर की छोटी बेटी। तुम्हारा स्वभाव गुस्से वाला होने के साथ साथ तुम्हारा मन भी अभी ना समझ है, इसलिए तुम पढ़ाई के सिवा किसी रास्ते पर मत भटकना। अच्छे से पढ़ाई करके हमारे पूरे गांव का नाम रोशन करना। रीमा ने आज मेरी बातें बहुत गौर से सुनी और बिना चिढ़ किए हाँ भी बोल दिया। मैं बहुत खुश थी कि रीमा अब मेरी बातों को समझने लगी है। मैं देहरादून के लिए निकल गई। पापा मेरे साथ गए थे, क्योंकि वहाँ पर मेरी सारी व्यवस्था खुद ना देख ले तब तक उनका मन कहाँ मानने वाला था। दरअसल देहरादून में मेरे मम्मी के पीहर का कोई अंकल रहते थे। उन्होंने मेरे लिए हॉस्टल और कॉलेज सब देख लिया था। खैर, कुछ घंटे के सफ़र के बाद हम लोग देहरादून पहुँचे। नए शहर में रहना और वह भी मम्मी पापा के बिना मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, क्योंकि आज तक मैं कभी भी मम्मी पापा से दूर नहीं रही थी। लेकिन अब पढ़ाई के लिए मुझे यहाँ आना ही था। पापा ने कॉलेज में मेरा दाखिला करवाया और कॉलेज से कुछ दूरी पर लड़कियों का हॉस्टल था। उसमें एक कमरे में मेरा सामान रखवाया। पापा कुछ पैसे मेरे हाथ में थमाते हुए बोला कि बेटा, अभी कुछ ज़रूरत पड़े तो ख़रीद लेना और कोई दिक्कत हो तो तुरंत हमें फ़ोन कर लेना। मैं पापा के गले मिलकर अपने कमरे में चली गई और पापा घर की ओर। मैंने अपना सामान कमरे में रखा और चाय बनाकर पीने लगी। मुझे घर की बहुत याद आ रही थी। यूँ अनजान शहर में अकेले रहना मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था। मेरी तो कोई सहेली भी नहीं बनी थी। खैर, दूसरे दिन मैं जल्दी जल्दी नहा धोकर तैयार हुई और कॉलेज के लिए निकल गई। मेरे हॉस्टल से थोड़ी ही दूरी पर मेरा कॉलेज होने की वजह से मैं पैदल ही चल पड़ी। आज मेरा पहला दिन था कॉलेज में। घबराहट के साथ साथ डर भी लग रहा था कि पता नहीं कैसे कैसे लोग होंगे। जैसे ही मैं कॉलेज में पहुंची, सब लोग मुझे ही देख रहे थे। नए विद्यार्थी तो बहुत से आए थे, लेकिन मुझे ही इस तरह देखकर यह लोग हंस रहे थे। मैं समझ नहीं पा रही थी। तभी एक लड़की ने मुझसे आकर कहा कि बहन जी, आप ऐसे कपड़े क्यों पहनती हो। अब मुझे समझ आ गया था कि ये लोग मुझे देखकर ऐसे क्यों हंस रहे हैं, क्योंकि पूरे कॉलेज में सिर्फ मैं ही थी जो सलवार सूट पहनकर गई थी। बाकी सब ने जीन्स पहन रखी थी।
मुझे अपने कपड़ों पर बिल्कुल शर्म नहीं आई, क्योंकि मेरे मम्मी पापा मुझे बचपन से यही पहनाते आ रहे थे। मैं उन सब पर ध्यान न देते हुए अपनी क्लास में चली गई। कॉलेज ख़त्म होने के बाद मैं अपने हॉस्टल चली गई। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि ये क्या तरीका हुआ, लोग वहाँ पढ़ने आते हैं या अपने कपड़े दिखाने। तभी मैंने चाय की चुस्कियाँ के साथ अपना गुस्सा शांत किया। तभी मेरे मोबाइल की घंटी बजती है। देखो तो पापा का कॉल था। पापा से कुछ देर बातें करने के बाद मम्मी ने भी बात की और थोड़ी देर बाद फ़ोन रख दिया। अब मैं पढ़ाई करने बैठ गई। पढ़ाई में इतनी खो गई कि समय का पता ही नहीं चला। ऐसे ही दिन निकलते गए। एक दिन हमारे हॉस्टल की मालकिन मेरे कमरे में आई और मुझसे कहने लगी कि अपना सामान एक साइड रख लो। मैं कुछ समझी ही नहीं। फिर उन्होंने कहा कि हॉस्टल में कुछ और लड़कियां आने की वजह से 2 लड़कियों को एक ही रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हुई कि अच्छा ही है, इसी बहाने मेरी कोई सहेली बन जाएगी, जिसकी वजह से मेरा भी मन लग जाएगा। मैं जल्दी जल्दी अपना सामान एक साइड करने लगी। थोड़ी देर बाद एक लड़की कमरे में आई और अपना सामान रखने लगी। मैंने उनसे उनका नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम स्नेहा बताया। थोड़ी देर बाद हम दोनों आपस में बातें करते करते एक दूसरे की सहेलियां बन गई। वो भी उसी कॉलेज में दाखिला लेकर आई थी जिसमें मेरा दाखिला हुआ था, लेकिन वो मेरी क्लासमेट नहीं थी। खैर, कुछ दिन यूं ही निकले। मैंने देखा कि स्नेहा छुपकर रात को हॉस्टल से बाहर जाती है और लेट तक वापस आती है। मैंने उनसे पूछा कि आप ऐसा कहाँ जाती है? तो वो बोली कि कुछ नहीं, बस यूं ही दोस्तों के साथ घूमने फिरने निकल जाती हूँ। मुझे बहुत अजीब से लगा। 2-4 दिन निकलने के बाद मैंने देखा कि स्नेहा इंजेक्शन लगा रही है। मुझे घबराहट से होने लगी कि ये लड़की ठीक नहीं है और मैं इसकी रूममेट भी हूँ, कहीं कोई समस्या ना हो जाए। मैंने उससे पूछा कि क्या है ये सब, तो वह कहने लगी कि कुछ नहीं है, इसमें बहुत अच्छा फील होता है, बस कभी कभार शौक़ के तौर पर करती हूँ। मैं मन ही मन सोच रही थी कि आखिर ये कैसा शौक़ है जो ऐसे इंजेक्शन लगाकर नशा करती है। खैर, मैंने सोचा कि मेरा क्या जाता है, मैंने उस पर ध्यान देना ही बंद कर दिया। उस दिन स्नेहा के मम्मी पापा उससे मिलने के लिए आए। कमरे में उसके पास ही बैठे थे। तभी उसके मम्मी पापा ने दस्तक दी। उन लोगों ने कुछ देर तक स्नेहा से बातें की और एक थैला स्नेहा को दिया जिसमें काजू बादाम जैसे कीमती फरमाइश चीज़ें थी। स्नेहा की मम्मी कहने लगी कि हमारी बेटी इतनी पढ़ाई करती है, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि कहीं तुम कमज़ोर न पड़ जाओ, इसलिए तुम्हारे लिए ये सब लेकर आए हैं। स्नेहा के पापा ने स्नेहा को पैसे दिए और कहा कि अच्छे से पढ़ाई करो बेटा। फिर वो लोग चले गए। मुझे मन ही मन कुछ दुख हो रहा था कि कितना प्यार करने वाले माँ बाप को स्नेहा धोखा दे रही है, उनकी उम्मीद को तोड़े जा रही है। मैंने इस बारे में स्नेहा से बात की। तभी उसने मुझसे कहा कि तुम अपने काम से काम रखो। उसके बाद मैंने स्नेहा से कभी बात नहीं की। आखिर करूं भी क्यों, मेरा क्या जाता है जब ये खुद ही कुछ नहीं समझती है। कुछ दिनों बाद कॉलेज की छुट्टियां शुरू हो गई तो मैं अपना सामान बांधने लगी, क्योंकि पापा मुझे लेने आ रहे थे। कुछ देर बाद मैं पापा के साथ घर चली गई। घर जाने के बाद सब लोगों ने मुझे ऐसे घेर लिया जैसे मानो मैं कितने सालों से उनसे ना मिली हूँ। मम्मी ने भी प्यार से मुझे अपने गले लगाया और रीमा भी मेरी खैर खबर में लग गई। सब लोग से बातें करने के बाद मैं नहाने चली गई। इतने में मम्मी ने सबके लिए खाना लगा दिया था। सब लोग ने मिलकर खाना खाया। उसके बाद मैंने सबको स्नेहा के बारे में बताया। पापा को तो बहुत गुस्सा आया कि आजकल ऐसी लड़कियों की वजह से ही अच्छी और मेहनती लड़कियों पर पाबंदी लग रही है। पापा कहने लगे कि उसके पापा तो न जाने कैसे कैसे पैसे जोड़कर उसे पढ़ा रहे होंगे और वो उनकी बिल्कुल भी लाज नहीं रख रहे। पापा ने अफसोस भरी सांस ली। तभी मैं और बातें करने लगी, सबको अपने कॉलेज और पढ़ाई लिखाई के बारे में बताने लगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि स्नेहा की बात से सबका मूड और ख़राब हो जाए। कुछ दिनों बाद मेरी छुट्टियां पूरी हो गई और मेरे वापस हॉस्टल जाने का समय आ गया। पापा और मैं निकल गए वापस हॉस्टल के लिए। वहाँ मुझे गए हुए कुछ ही दिन हुए थे कि एक दिन मम्मी का कॉल आया। वो कहने लगे कि तुम्हारी मामा की लड़की की शादी है, तुम भी आओगी क्या? मैंने मम्मी से मना कर दिया क्योंकि मेरी परीक्षा सिर पर थी और उन दिनों पढ़ाई भी पूरे ज़ोर शोरों से चल रही थी। मैं एक भी क्लास मिस नहीं करना चाहती थी।
मैंने माँ को मना करते हुए कहा कि आप लोग चले जाओ। रीमा की 11वीं की परीक्षा के बाद छुट्टियां चल रही थी, इसलिए वो मम्मी पापा से पहले ही मामा के घर चली गई थी। पापा को उनके ऑफिस में छुट्टी ना मिलने की वजह से शादी वाले दिन ही जाना पड़ा। मम्मी भी पापा के साथ शादी वाले दिन ही गई, क्योंकि पापा की थोड़ी तबीयत नाजुक थी, जिसकी वजह से वह उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। खैर, आज मेरी मामा की लड़की की शादी थी। मम्मी पापा भी शादी में चले गए और अच्छे से शादी के एंजॉय किया। रीमा ने मुझे वीडियो कॉल पर शादी का फंक्शन दिखाया। मेरा मन तो बहुत किया कि शादी में जाने का, लेकिन फिर पढ़ाई भी तो ज़रूरी थी, इसलिए जैसे तैसे मैंने अपने मन को समझा ही लिया। दूसरे दिन शादी समारोह ख़त्म होने के बाद मम्मी पापा घर आ रहे थे। रीमा कुछ दिन और वहाँ रुक गई। आते समय रास्ते में एक बड़ा एक्सीडेंट होने की वजह से मेरे मम्मी पापा हमें और इस दुनिया को छोड़कर चले गए। हम लोगों के सर पर से तो मानो दुख का पहाड़ टूट पड़ा। एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। अब पूरे घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ चुकी थी। रीमा की पढ़ाई लिखाई भी देखना और घर को संभालना, इन सब के बीच मेरी अपनी पढ़ाई छूट गई। लेकिन मुझे इस बात का कोई गम न था, क्योंकि मुझे रीमा को कभी मम्मी पापा की कमी महसूस नहीं होने देनी थी और उसे पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाता था। अब रीमा की भी स्कूलिंग ख़त्म हो गई थी। उसे कॉलेज में दाखिला दिलवाया। कुछ दिन यूं ही निकले कि मेरे मामा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया। उन्होंने एक रोज़ हमारे घर आकर एक बात की सूचना मुझे दी कि मेरा रिश्ता पक्का कर दिया है। लड़का अच्छा है और नौकरी भी करता है। परिवार भी बहुत अच्छा है। लड़के का नाम केशव था। कुछ दिनों बाद मेरी और केशव की शादी रख दी गई। शादी की तैयारी ज़ोरों शोरों से चलने लगी। मामा कहने लगी कि वो मेरी शादी में किसी भी तरह की कमी नहीं होने देंगे। लेकिन एक कमी थी जो सबसे बड़ी थी और उसे पूरा भी नहीं किया जा सकता था। मम्मी पापा की कमी। उनके बिना तो जैसा मेरा पूरा परिवार संसार ही उजड़ चुका था। लेकिन रीमा के लिए जैसे तैसे मैंने खुद को संभाल रखा था। शादी का दिन आया और बड़ी धूमधाम से मेरी शादी केशव से हुई। लेकिन अब एक समस्या थी कि रीमा कहाँ पर रहेगी। मामा ने रीमा को अपने पास रखने का फैसला किया, लेकिन वहाँ दूर दूर तक पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था नहीं थी, जिसकी वजह से रीमा की पढ़ाई छूटने का खतरा था। तभी मेरी सास कमरे में आई और कहने लगी कि रीमा को भी सामान बांध लो, आज से रीमा हमारे साथ रहेगी, वो भी तो हमारी बेटी जैसी ही है। उनकी ये बात सुनकर मेरा दिल को बहुत सुकून महसूस हुआ। मेरी विदाई की गई और मैं अपने ससुराल पहुंची, जहां पर बड़ी धूमधाम से मेरा स्वागत किया गया और सभी रस्मों को निभाते हुए मैंने और केशव ने अपनी नई दुनिया की शुरुआत की। एक अच्छे कॉलेज में रीमा का दाखिल भी करवा दिया गया। मेरे सास ससुर के रूप में मुझे माँ बाप मिल गए थे। वह बिल्कुल मम्मी पापा की तरह मेरा ख्याल रखते थे। मुझे अपने ससुराल में कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं हुई। इतना अच्छा ससुराल पाकर मैं बहुत खुश थी। मैं भी अपने सारे फ़र्ज़ बखूबी निभाने लगी। कभी भी किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। इसी तरह हंसी खुशी दिन निकल रहे थे। तभी कुछ दिन बाद केशव कुछ अजीब से हो गए। वह हर रोज़ हमारे घर के एक कमरे में जाते थे। उस कमरे का दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था और एक बड़ा सा ताला भी लगा कर रखा जाता था। किसी को भी उस कमरे में जाने की अनुमति नहीं थी। मैंने कई बार केशव से इसके बारे में पूछना चाहा, लेकिन उन्होंने हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर मेरी बात को टाल दिया। लेकिन वो मेरी बहन रीमा को उस कमरे में रोज़ाना लेकर जाते थे। मुझे बहुत अजीब लगने लगा कि आखिर ये सब क्या है। मैंने रीमा से भी बहुत बार पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने भी मुझे कुछ नहीं बताया। केशव मुझे उस कमरे के आसपास भी भटकने नहीं देते थे और रीमा को हर रात उस कमरे में लेकर जाते थे। अब तो मेरी शक की सुई चरम सीमा तक पहुंच चुकी थी। आखिर केशव और रीमा के बीच क्या चल रहा था, ये जानने के लिए मैं बावली हो गई थी। कभी कभी तो मैं ये सोचने पर मजबूर हो जाती कि कहीं केशव और सीमा में कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। एक दिन मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये बात मैंने सब घर वालों को बताई। उन लोगों को तो मानो दुनिया की सारी खुशी मिल गई हो। मेरे सास ससुर फूले नहीं समा रहे थे। वहीं केशव की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं था। सब लोग मुझे बधाई दे रहे थे।
मेरी सास ने मेरी नज़र उतारी और अपने कुल देवता का ताबीज़ मेरे बाजू पर बांधा ताकि मैं बुरी शक्तियों से बची रहूं। लेकिन मेरे मन में तो सिर्फ एक ही बात दौड़ रही थी कि आखिर केशव मुझसे क्या छुपा रहा था। एक दिन रात को मैं छुपकर उनका पीछा करने का सोचने लगी। जैसे ही रात हुई और रीमा और केशव उस कमरे में जाने लगे, मैंने उनका पीछा किया और वही एक कोने में छिप गई। उसके बाद मैंने जो देखा उसे देखकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मैंने देखा कि केशव रीमा को एक इंजेक्शन लगा रहे हैं। मैं भाग कर गई और उनका हाथ पकड़ लिया। मुझे वह देखकर केशव घबरा से गए, लेकिन मैंने रीमा का हाथ पकड़ा और उनसे दूर गया। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर पूछने लगी, ये सब क्या है? तभी रीमा रोने लगी और कहने लगी, दीदी इसमें जीजू की कोई गलती नहीं है, वो तो मेरा भला ही कर रहे थे। मुझे सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या कह रही है। फिर केशव ने मुझे वहाँ रखी एक कुर्सी पर बिठाकर कहा कि दरअसल रीमा कॉलेज में कुछ गलत लड़कियों के साथ रहकर नशा करना सीख गई थी। केशव ने कहा कि जब तक मुझे पता चला तब तक रीमा पूरी तरह से नशे की आदत हो चुकी थी। तभी मैंने उसे समझाया और एक डॉक्टर से उसका नशा छुड़वाने का इलाज शुरू करवाया। डॉक्टर ने कुछ इंजेक्शन दिए जो रीमा को रोज़ाना देने पड़ते थे। मैं नहीं चाहता था कि तुम किसी भी तरह से दुखी हो, इसलिए मैंने रीमा को तुमसे छुप कर इंजेक्शन देना शुरू किया और मम्मी पापा को इस बारे में ना पता चले। इसी वजह से मैंने रीमा को इस कमरे में लाकर इंजेक्शन देना शुरू किया ताकि कोई भी ना देख सके, और यही बात इस कमरे को हमेशा लॉक रखने की थी। तो मेरा एक छोटा भाई दिनेश बचपन में ही किसी बीमारी की वजह से गुजर गया था। उसकी सभी चीज़ इस कमरे में संभाल कर रखी थी ताकि कोई भी इसे इधर ना उधर कर सके। इसी वजह से इस कमरे को हमेशा बंद रखा जाता था। मेरी आंखों से आंसू निकल गए थे कि पति के रूप में इतना समझदार इंसान मुझे मिला था जो मेरे हर सुख दुख को समझता था। अब मेरा पूरा शक दूर हो चुका था जो पिछले दिनों में मेरे अंदर पनप रहा था।